जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि ये रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी तथा अन्य सभी एग्जाम के लिए फिलहाल एनटीपीसी का मुख्य सोर्सेज है। सेट नंबर 5 है, जीएस से संबंधित ये है। तो बाकी सभी एग्जाम लेखपाल, दिल्ली पुलिस, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, बैंक सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं, लाइक कर दीजिए वीडियो को। ये प्रश्न है आपका पिछले सेशन का, सेट नंबर 4 का। क्या था? क्यूरी किसकी यूनिट है? सभी लोग जानते होंगे आई थिंक। तो रेडियोधर्मिता, ज़्यादा क्या बात करें, तो इसका हो जाएगा रेडियोधर्मिता। इसके जो प्रतीक है CI है, ठीक है। मैडम क्यूरी ने इसको ढूंढा था और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। और तो बस ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न शुरू होता है, क्वार्टर्स का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्टर्स का रासायनिक नाम ठीक है, क्वार्टर्स का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट, इनमें से कोई नहीं है। करेक्ट आंसर होगा सोडियम सिलिकेट, ठीक है। सोडियम सिलिकेट, इसका SiO2 आमतौर पे। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है, इसका एक जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये इसका एक यौगिक बनता है, ठीक है। तो उसका फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट, ठीक है। और आमतौर पे इसका जो प्रयोग होता है, जैसे कांच है, सोडियम सिलिकेट के साथ साथ सिलिकॉन मिश्र धातुओं इत्यादि का के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें सोडियम सिलिकेट को प्रस्तुत करने के हिसाब से, तो इसका जो भार के अनुसार अनुपातिक मान होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, यानी हम कहते हैं सोडियम मोनोऑक्साइड हो जाएगा, के द्वारा अनुपात में इसको प्रदर्शित किया जाता है। थोड़ा सा ये अलग था, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप बस इतना याद रखिए। आगे चलते हैं हम लोग। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है? ये आपका थंबनेल का प्रश्न है। तो जिसकी उत्पत्ति भारत के समुद्र सीमा के लगभग समानांतर है। तो अरावली, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। देखिए जब भारत का मैप बनाएंगे तो ये इस टाइप कुछ ज़्यादा बेकार बन गया, मान लेते हैं। बहुत दिन से बना नहीं रहा हूँ इसलिए ऐसा बन रहा है ना। चलिए मान लेते हैं इस तरीके का। हमें लास्ट में जो ये वाला होता है, यहाँ से जब गुजरात वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो हमें समझना है। तो यहाँ से इसे, ये जो है इस वाले हिस्से को हम पश्चिमी घाट कहते हैं, है ना। इसमें आपको पर्वत ठीक ठाक मिल जाते हैं। तो ये जो है समुद्री होती है, तो पश्चिमी घाट की ये जो समुद्र के समानांतर है। बाकी अरावली श्रृंखला तो यहाँ से गुजरात से शुरू हो गई और दिल्ली तक चली जाती है। आमतौर पे मुख्य जो है इसका विस्तार हम कहेंगे राजस्थान में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो होती है अरावली की, गुरु शिखर, ठीक है। पूर्वी घाट बहुत हल्के कम है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। और ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ तो आप लोग जानते हैं MP में, यहाँ पे, ठीक है। सतपुड़ा, महादेव की पहाड़ियाँ, ये सब। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होएगा क्या? देखिए चीन, USA, भारत, फ्रांस। तो थोरियम का जो सबसे बड़ा यानी कि हम कहें तो भंडारण के क्षेत्र में भारत ही आता है नंबर 1 पर, ठीक है। तो अब अगर हम बात कर लें परसेंटेज के अनुसार भारत का कितना परसेंट है भारत में, तो लगभग 25 से 30% तक थोरियम अकेला भारत
अकेले भारत में ही है। लगभग 1160 टन, 1000 टन, ठीक है, 1000 टन इसका जो है वैल्यू होगा, ठीक है। तो और ये जो है ये भारत में कहाँ मुख्य रूप से पाई जाती है, तो आमतौर पे केरल तट के आसपास वाले एरिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो बस ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। विश्व शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक थे? आमतौर पे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, देखिए, है ना। तो शिव कुमार शर्मा जो है आमतौर पे आपके जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और ये संतूर वादक हैं। करेक्ट आंसर क्या होएगा? संतूर, ठीक है। और बड़ा विशेष तरीके से बजाते हैं, है ना। तो शास्त्रीय संगीत जो है संतूर का, बांसुरी तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, है ना, बिस्मिल्लाह खां, ऐसे सब महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? उसेन बोल्ट, आजकल कार्ल पिस्टोरियस, कार्ल ल्यूइस बेंजा। तो देखिए उसेन बोल्ट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, या अगर आप सोच रहे हैं उसेन बोल्ट तो बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर होगा आस्कर कार्ल पिस्टोरियस। क्यों कहा जाता है इनको ब्लेड रनर? क्योंकि इनके पास पैर नहीं है, ठीक है। ये तेज धावक हैं, इनके पास पैर नहीं है। ये दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। और इनका पैर नहीं है, ठीक है, दिव्यांग हैं। और आर्टिफिशियल लेग्स हैं, उनसे वो बहुत खतरनाक तरीके से दौड़ते हैं, है ना। तो इसलिए जो है, और यहाँ ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति भी थे ऐसे, ठीक है, 2012 के ओलंपिक में। तो सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड इनके नाम से इसीलिए ब्लेड रनर कहा गया है, ठीक है। याद रखेंगे बस इतना ही। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप है। इसको बढ़िया ध्यान से समझिए भैया। इस समय डायरेक्टली मैं फिलहाल इसका आंसर बता दूं तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलर, ठीक है। सॉरी, रेगुलर है होगा और क्या, कुछ नहीं, बस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलर, ठीक है। ये FCRA का फुल फॉर्म है। इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? मौलिक इकाई होने का मतलब बाकी सभी यूनिट होनी चाहिए। मीटर, किलोग्राम, केल्विन, क्यूबिक मीटर। तो मौलिक इकाई मतलब यूनिट हो, है ना। और बाकी जो है आपका हम देखें तो सीधा सीधी से आप देख पा रहे हैं क्यूबिक मीटर जो है एक मौलिक इकाई नहीं है, ये व्युत्पन्न हम इकाई कह सकते हैं ना। तो मूल मात्रक जो आमतौर पे मीटर, किलोग्राम, केल्विन ये सब हैं, और जबकि क्यूबिक मीटर जो हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक होता है ना। ये याद रखेंगे, यानी कि उनसे बना हुआ मात्रक हो। कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, परमाणु ऊर्जा, कोयला। बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं होना चाहिए। तो देखिए बायोमास लकड़ी, गोबर, कोयला है, परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा नहीं है, ठीक है, ये रासायनिक ऊर्जा है। तो करेक्ट आंसर क्या होएगा यहाँ पे? परमाणु ऊर्जा। जो आमतौर पे प्राकृतिक रूप से होंगे तो बायोमास कहलाएंगे, सीधी सी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, कर्मचारी रेफरल योजना। तो इसमें से नहीं पूछा हुआ है ना। तो देखिए कर्मचारी रेफरल योजना आमतौर पे जो हो जाएगा ये अलग है, यानी कि इसमें क्या है, इसमें जो है योग्य अभ्यर्थियों को उनके विद्यमान जो सामाजिक नेटवर्क हैं उनको निगरानी करते हुए आंतरिक भर्ती प्रक्रिया से संबंध रखता है कर्मचारी रेफरल योजना, जबकि यह किसानों से कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है, छात्रों से संबंधित है ना। तो और बाकी सारे के सारे किसानों से संबंध रखते हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहा है? तो समय समय की बात है भाई,
उस समय देखिए जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, तो ये शब्द जो है महात्मा गांधी जी ने ही कह दिया था, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनकी ये मान्यताएं थी कि भैया ऐसा कभी होएगा ही नहीं कि राजनीति को धर्म से आप अलग कर लें, या राजनीति से धर्म कभी अलग हो सकता है। धर्म का यूज अब होता भी रह रहा है, गलत क्या है ना, लोग कुछ ना कुछ यूज कर ही ले रहे हैं उसमें। तो और इसीलिए उन्होंने क्या कहा, ये जो राजनीति है वो धर्म से कभी अलग नहीं हो सकता, इसलिए मैं धर्म विहीन राजनीति को कूड़ा समझता हूँ। उन्होंने कहा जो धर्म विहीन राजनीति है उसे कूड़ा समझता हूँ, गांधी जी ने कहा। यह प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? यह आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करिएगा। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल महत्वपूर्ण रहेगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए, साथ साथ नोटिफिकेशन यानी कि घंटी को दबा लेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।